दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। चुनावी साल शुरू हो चुका है। 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। 543 लोग भारत की संसद के लिए चुने जाएंगे और उन 543 में 272 का आंकड़ा जिस किसी पार्टी या गठबंधन को हासिल होगा वो सत्ता में आएगी। लेकिन सत्ता में आने की होड़ जब एक ऐसे दौर में मची है जहां एक तरफ जाति जनगणना की बात हो, आरक्षण बढ़ाने की बात हो, इंडिया गठबंधन के नाम से विपक्ष यूनाइट हो रहा हो, उस दौर में सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 सालों से सत्ता में बैठी हुई बीजेपी एक झटके में 8 करोड़ वोटरों को अपने से दूर कर दे, इसकी कल्पना क्या आपने की थी? लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार दरअसल यही काम कर रही है। यूं कहें कि सार्वजनिक घोषणा सरकार के अधिकारी ने कर दी कि इन 8 करोड़ वोटरों को लेकर के और ये प्रभावित होने वाला जो सेक्शन है इसको लेकर के सरकार के पास फिलहाल कोई योजना नहीं है। सोच सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 22 करोड़ वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 करोड़ वोट लाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और 22 करोड़ वोट लाने वाली पार्टी एक झटके में 8 करोड़ वोटरों को नाराज कर दे। कम से कम कोई समझदार राजनेता ऐसी हरकत नहीं कर सकता, इस तरह से सोच भी नहीं सकता। जो एक छोटा सा सेक्शन ओल्ड पेंशन स्कीम का हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन चुका, 1% से भी कम वोटों के अंतर से हिमाचल की सत्ता पलट गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, पूरे देश में मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, जिसके दायरे में जिस मुद्दे से प्रभावित होने वाले लोगों की जमात 8 करोड़ या उससे भी ज्यादा है, उस जमात के को साफ साफ कह दिया गया है कि फिलहाल तो उनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। भारत सरकार के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने यह बात कही है। मामला दरअसल 8वें वेतन आयोग का है। 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढ़ने की उम्मीद थी। आमतौर पर जब भी वेतन आयोग आता है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर का वेतन भत्ता बढ़ता है, लेकिन टीवी सोमनाथन ने साफ साफ कहा है कि कोई भी 8वां वेतन आयोग लाने की योजना अभी फिलहाल नहीं है। सरकार 8वें वेतन आयोग के बारे में नहीं सोच रही है। इस 8वें वेतन आयोग के दायरे में सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बात करें तो 48 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। लगभग 68 लाख पेंशनर है, यानी कुल मिलाकर यह आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख से ऊपर जाता है। राज्य सरकारों के कर्मचारी और उनके पेंशनर की संख्या को जोड़ दे तो यह आंकड़ा तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास पहुंचता है। हो सकता है उससे भी ज्यादा चला जाए, लेकिन हम मोटा आंकड़ा 2 करोड़ का भी लेके चले तो एक परिवार में औसतन 4 वोट यदि है तो ये 8 करोड़ वोटर जिनकी पूरी उम्मीद, जिनकी उम्मीदों का आकाश सिर्फ एक 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है, उसको सरकार ने झटका देने का काम किया है। वेतन आयोगों का इतिहास थोड़ा आपको बताते चले कि किस प्रकार से वेतन आयोग भारत में अलग अलग समय पर सरकारी कर्मचारियों को खुश करते रहे और चुनावों को प्रभावित करते रहे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां वेतन आयोग आ चुका है। और वेतन आयोग इसलिए लाए जाते हैं ताकि वेतन में जो विसंगतियां उत्पन्न होती हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाए। विसंगतियां सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कैसे उत्पन्न होती है? कभी महंगाई भत्ता, कभी कोई और भत्ता, समय समय पर अलग अलग तरह के इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट यानी मुद्रास्फीति की वजह से पैदा हुई परेशानियां और उसके तात्कालिक एडजस्टमेंट के लिए उठाए गए उपाय, इन सब वजहों से अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग राज्यों में अलग अलग इलाकों में वेतन भत्ता, आवास भत्ता, महंगाई भत्ता, इन सब चीजों को जोड़कर जो एक संपूर्ण वेतन यानी एग्रीगेट वेतन जो तैयार होता है, जो किसी को कर्मचारी को उसके हाथ में मिलता है, उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, उस वेतन में आमतौर पर माना जाता है कि 10 सालों के दरमियान कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो ही जाती है, जिसको रैशनल बनाने के लिए और उस वक्त की परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए रैशनल बनाने के साथ साथ कितना वृद्धि करने की जरूरत है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए एक वेतन आयोग के गठन की एक परंपरा सी रही है। और उसी वेतन आयोग को यदि हम देखें तो किसी भी दशक के 6ठे वर्ष के पहली तारीख से उस वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है।
उदाहरण के तौर पर यदि हम चौथे वेतन आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 86 से लागू किया गया। 5वें वेतन आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 1996 से, छठे वेतन आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2006 से, और 7वें वेतन आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2016 से। तो 1 जनवरी से जो छठे वर्ष के पहले दिन से किसी भी दशक में जो वेतन आयोग आता है, आमतौर पर उस दशक के तीसरे वर्ष में वेतन आयोग का गठन कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में वेतन आयोग के गठन करने की परंपरा रही है। जस्टिस BN श्रीकृष्णा की आयोग में बना वेतन आयोग। और वेतन आयोगों के साथ साथ कर्मचारियों की सैलरी में जो वृद्धि होती है, जो रैशनैलिटी आती है, जो एकरूपता आती है, केंद्र सरकार वेतन आयोग लाती है। केंद्र सरकार वेतन आयोगों के अनुरूप अपने कर्मचारियों, यानी मौजूदा दौर में यदि जो 48 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, और उसके साथ साथ जो 68 लाख के करीब पेंशनर हैं, उनके वेतन और पेंशन में आमतौर पर वृद्धि होती है और एकरूपता लाई जाती है। और इस परंपरा का निर्वाह मौजूदा सरकार नहीं करेगी, वेतन आयोग नहीं लाएगी, यह वित्त सचिव ने अब साफ कर दिया। तो 2 करोड़ के करीब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। केंद्र वेतन आयोग लाता तो राज्य सरकारें भी उसे फॉलो करती, यही परंपरा रही है। और वेतन एरियर सब कुछ मिलता है लोगों को। उदाहरण के तौर पर 5वें वेतन आयोग का जिक्र लोग करते हैं। 5वें वेतन आयोग का संयुक्त मोर्चा की सरकार ने उसे लागू करने का फैसला लिया था। 6ठे वेतन आयोग का जिक्र किया जाता है मनमोहन सिंह के समय में, और 5वें और 6ठे वेतन आयोग को तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इतनी वृद्धि हुई। खासकर 6ठे वेतन आयोग की यदि हम बात करें तो लेमन क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, परचेजिंग पावर घट गई थी, भारत में 6ठे वेतन आयोग ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि सरकारी कर्मचारियों के पास खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त पैसा था, मार्केट को, बाजार को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त पैसा था। और जब मार्केट और बाजार को जिंदा रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के पास पर्याप्त पैसा 6ठे वेतन आयोग के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पहुंचाया, तो देखा देखी प्राइवेट सेक्टर ने भी अपने कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन में वृद्धि करने पर वो मजबूर हुए। नतीजा ये हुआ कि भारत लेमन क्राइसिस से लगभग अछूता रहा और उस महान आर्थिक मंदी, ग्रेट रिसेशन से भारत एक तरह से अप्रभावित रहा। G20 की उसके बाद जो बैठक हुई, पूरी दुनिया ने सुना जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ साफ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा, जो एक अर्थशास्त्री भी थे, कि मनमोहन सिंह पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएं कि इस लेमन क्राइसिस के बाद की आर्थिक मंदी से कैसे निपटा जाए। अखबारों में उनके इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उसके लिए कोई सेल्फी पॉइंट बनाने की जरूरत मनमोहन सिंह को या बनवाने की जरूरत मनमोहन सिंह के दौर के UGC के चेयरमैन को या सचिव को नहीं पड़ी थी देश के यूनिवर्सिटी कॉलेज में। और 6ठे वेतन आयोग ने इस देश में लेमन क्राइसिस को, परचेजिंग पावर और मार्केट के गिरते हुए स्तर को थाम लिया था। और आज जब ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खत्म कर दिया था, उसकी वापस बहाली की मांग जब सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारी वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से सिरदर्द बने हुए थे। अमित शाह तक, गृह मंत्री तक इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम पर विचार कर रही है। हालांकि अमित शाह ने जो बात कही वो ये कह रहे थे कि NPS में सुधार पर विचार कर रही है, कि न्यू पेंशन स्कीम है। OPS की बात वो खुलकर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल कर रहे हैं। तो OPS से जो तबका प्रभावित है उसका लगभग 2 गुना सरकारी कर्मचारियों की संख्या उसमें जोड़ ली जाए और रिटायर्ड लोगों की संख्या जोड़ दी जाए तो मामला वहां तक पहुंचता है जो पूरे देश के, राज्य के अलग अलग इलाकों के लोगों को सीधे एक मुद्दे के साथ जोड़ता है। और ध्यान रखिए, यही लोग इलेक्शन ड्यूटी भी करेंगे, सरकारी कर्मचारी, इन्हीं के परिवार वाले लोग, और यही सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में माहौल बनाने और बिगाड़ने में एक बड़ी भूमिका भी निभाते हैं और आमतौर पर निभाते रहे, चाहे चाय पान की दुकान हो, दफ्तर हो, वकालत खाना हो या कोई और जगह हो। समाज में विमर्श का स्तर तय करने में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक बड़ी भूमिका रही है। तो एक साथ तकरीबन 2.25 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को नाराज करना
और तकरीबन 8 साढ़े 8 करोड़ उनके परिवारों को नाराज करना, सत्ता के खिलाफ मतदान की भूमिका के लिए उनको विवश करना, यह रिस्क भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लिया है और क्या निर्मला सीतारमण से पूछकर यह जवाब टीवी सोमनाथन ने दिया है, क्या नरेंद्र मोदी से पूछकर यह जवाब टीवी सोमनाथन ने दिया है, यह लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 8वां वेतन आयोग, काफी उम्मीदें हैं लोगों को, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह उससे ज्यादा उम्मीदें आप कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को है। और उस दौर में उनको भी 8वें वेतन आयोग से उम्मीद है जिनको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। अभी 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनको नियुक्ति पत्र दिया है, 51,000 के करीब लोगों को जो अलग अलग परीक्षाओं में पास हुए हैं, अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने लगन के दम पर जो पास हुए हैं, उन्हें जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनको भी 8वें वेतन आयोग की आस है कि 8वें वेतन आयोग के साथ हमारे वेतन में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए के अलावे यदि बात करें तो इसके अलावा जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें बैंक है, कोल इंडिया है और दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिसमें ONGC जैसे संस्थान हैं, जिसमें पैरामिलिट्री और सैनिक लोग हैं, इन सब पर भी भले ही सरकारी वेतन आयोगों का उन पर कोई सीधा असर ना हो, लेकिन इन वेतन आयोगों की वेतन वृद्धि के बाद PSU के वेतन भी अलग अलग समय पर इसी तारीख से आमतौर पर बढ़ाए जाते हैं। जिस तारीख से सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है वे सीधे तौर पर नहीं आते, और उनकी संख्या यदि हम जोड़ लें तो यह संख्या 2.5 करोड़ से ऊपर जाती है, और उनके पेंशनर की संख्या जोड़ लें तो यह संख्या और ऊपर जाती है। क्या स्टेट बैंक को आप सरकारी कर्मचारी नहीं मानेंगे? क्या पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉय को आप सरकारी कर्मचारी नहीं मानेंगे? वो बैंक सरकार के हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा उनको। लेकिन वेतन आयोगों के बाद इन सब की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए बैंकिंग सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यूनिट के अलग अलग वित्तीय मामलों को समझने वाले लोग सरकार के साथ मिल बैठ करके उसे उस वेतन आयोग के अनुरूप ले आते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने पता नहीं क्यों इतना बड़ा रिस्क ले लिया जिससे कम से कम 8 करोड़ वोट एक तरफा सरकार के खिलाफ चले जाए, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले वक्त में मोदी जी क्या करेंगे, आने वाले वक्त में अमित शाह जी क्या करेंगे, आने वाले वक्त में निर्मला सीतारमण जब अंतरिम बजट लेकर के जनवरी या फरवरी के महीने में आचार संहिता लगने के पहले जब संसद में इसके सामने आएंगी तो 8वें वेतन आयोग के बारे में क्या जवाब देंगी? उनके सचिव ने तो कह दिया कि लाने की जरूरत नहीं है। यानी जो 7 बार वेतन आयोग का गठन हुआ उस परंपरा को निभाए जाने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार किसी भी परंपरा को निभाने के लिए तैयार नहीं है। हर दशक के पहले साल में जनगणना होती थी, 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, यह 1881 से चली आ रही परंपरा थी कि दशक के पहले साल में जनगणना होगी। आज 2023 आ गया, 23 खत्म होने को है, लेकिन जो जनगणना 2021 के शुरुआत में यानी फरवरी मार्च महीने में हो जानी चाहिए थी वो जनगणना अब तक नहीं कराई गई। यानी सरकार किसी भी परिपाटी को जनगणना हो, मौजूदा सरकार का कहना है कि हम इसे कैरी नहीं करेंगे, कैरी करने की मंशा नहीं दिखाएंगे। चाहे वेतन आयोगों की परंपरा हो, सरकार इसे ढोने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो योजना आयोग था, उसे भी सरकार ढोने के लिए तैयार नहीं, उसकी जगह नीति आयोग आ गया। आखिर कितनी चीजों से सरकार पिंड छुड़ाएगी और उन चीजों से, उन मुद्दों से सरकार कैसे पिंड छुड़ा सकती है जो सीधे सीधे जनता के एक बड़े सेक्शन के हित से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़े हिस्से से, जो एक बहुत ही एग्रेसिव वोटर माना जाता है, सरकारी कर्मचारी या उनका परिवार। जो लोग इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं सरकारी कर्मचारी, उनको बैलेट पेपर मिलता है ताकि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र जहां से भी वो वोटर हैं वो वोट डाल सके। जो लोग इलेक्शन ड्यूटी में नहीं जाते हैं वो बूथ पर जाकर वोट करते हैं। और इन सरकारी कर्मचारियों के माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, ये लोग भी जो 18 साल से ऊपर के हो चुके हों, वो सब लोग वोट डालने का काम करते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी जमात को, जिस एक व्यक्ति के बूते 4 या 5 लोगों का परिवार चलता है, उतने बड़े मुद्दे को सरकार ने रद्दी की टोकरी में डालने का फैसला क्यों किया है? क्यों वित्त सचिव ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा? ये किसी की समझ से परे है। MSP गारंटी के मुद्दे पर भी सरकार मानने को तैयार नहीं थी।
किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी सरकार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो सत्ता को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। विवादास्पद तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग वापस लेने के लिए कर्मचारी नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसे लाने के लिए कह रहे हैं, और सरकार कह रही है नहीं लाएंगे। देखते हैं सत्ता में यदि मौजूदा सरकार आती है तो इस बयान के बाद तो साफ साफ मतलब यही निकलता है कि 2024 का चुनाव यदि नरेंद्र मोदी की सरकार जीत कर आती है तो कोई वेतन आयोग नहीं आएगा। लेकिन यदि सत्ता में परिवर्तन होता है तो परंपरा के अनुरूप विपक्ष से इस देश को जरूर एक उम्मीद है कि वेतन आयोग वो लेकर के आएंगी। हो सकता है उनके घोषणा पत्र में ही शामिल हो को वेतन आयोग का गठन सत्ता में आने के साथ साथ करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। देखते हैं सत्ता के साथ जनता क्या सलूक करती है। पुरानी फिल्म का एक गाना आपने सुना होगा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो कौन सा सलूक ये 8 करोड़ लोग, सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार, लोकतांत्रिक सलूक कौन सा करेंगे इस सरकार के साथ आगामी चुनाव में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते हैं, इंतजार करते हैं, हम भी इंतजार करते हैं, आप भी कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।